सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ 5 का 1 से 6 तक जो अभ्यास कार्य है वो आपने स्वयं करना है और इससे आगे जो संख्यावाचक शब्द हैं वो आपको 1 से 100 तक याद होने चाहिए। और मैंने 1 से 100 तक पहले आपको करवा चुकी हूँ संख्यावाचक शब्द, और 1 से 4 तक 3 लिंगों में भी आप याद कर चुके हो और उसका कैसे भरने हैं ये भी सीख चुके हो। उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है। प्रश्न नंबर 1, कोष्ठकात् उचितं संख्यापदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक से ब्रैकेट से उचित संख्या शब्द को देखकर रिक्त स्थान पूरा करो। गृहे डैश बालिका अस्ति। अब ब्रैकेट में एक के 2 शब्द दे रखे हैं, जैसे अब एक, एका, एक है। यदि आपको 1 से 4 तक तीनों लिंगों में याद है तो आप आसानी से रिक्त स्थान भर सकते हो। अब आपने कैसे भरना है आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, अब दोबारा समझा रही हूँ तो इसको ध्यान से समझना। आपने एक वाक्य में है संख्यावाचक, आपने क्या देखना है, अब आपने बालिका से पहले भरना है तो आपने बालिका का लिंग देखना है। आपको पता है बालिका का लिंग स्त्रीलिंग है, तो जो आपका जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि क्या होते हैं विशेषण विशेष्य, दोनों का सेम ही विभक्ति और सेम ही लिंग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एका, एका बालिका। आपको 1 से 4 तक तीनों लिंगों में याद होने चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः। अब छात्रौ द्विवचन में है और पुल्लिंग में है तो क्या आएगा, द्वौ। मम हस्ते डैश पुष्पानि सन्ति। पुष्पानि नपुंसक लिंग में है तो इसमें क्या आएगा, त्रीणि, क्योंकि हमारा नपुंसक लिंग शब्द है। उद्याने डैश बालिकाः भ्रमन्ति। अब ये बालिकाः स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या आएगा, स्त्रीलिंग शब्द चतस्थ है। वृक्षे डैश चटका तिष्ठति। चटका स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एका। एका भी हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आकाशे डैश खगः उत्पत्ति। अब खगः पुल्लिंग है तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द एकः आएगा। मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः। अब नेत्रे नपुंसक लिंग है तो हमारा नपुंसक लिंग द्विवचन में क्या आएगा, द्वे, तो यहाँ पर आएगा द्वे नेत्रे भवतः। पुस्तकालये डैश छात्राः पठन्ति। छात्राः पुल्लिंग में है तो हमारा पुल्लिंग शब्द क्या है, चत्वारः, तो यहाँ पर क्या आएगा, चत्वारः छात्राः पठन्ति। मार्गे डैश अश्वौ धावतः। अश्वौ पुल्लिंग है और द्विवचन है, यहाँ पर पुल्लिंग और द्विवचन कौन सा है, द्वौ, तो क्या आएगा, द्वौ अश्वौ धावतः। गजस्य डैश पादः भवन्ति। अब पादः शब्द क्या है हमारा, यहाँ पर पुल्लिंग है और बहुवचन में है तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, चत्वारः। गजस्य चत्वारः पादः भवन्ति। इस एक्सरसाइज के लिए आपको 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्यावाचक शब्द याद होने चाहिए। समास। आज हम इसमें आपके इस चैप्टर के अभ्यास में समास है। समास आपने पहले हिंदी में पढ़े हुए हैं, आज मैं आपको संस्कृत में समझा रही हूँ। पहले समास होता क्या है ये पता होना चाहिए आपको। समास, जब हम 2 या 3 शब्दों को हम उसको संक्षिप्त रूप देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समास।
और इसमें से हम विभक्ति को हटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो समास, समस्त पद। और जब हम उसका विग्रह करते हैं, विभक्ति लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, समास विग्रह। इतानी वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। नगरस्य समीपम नदी बहती। अभी देखो नगरस्य, इसमें विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नगर के पास नदी बह रही है और ये क्या है, हमारे समास का विग्रह कर रखा है, नगरस्य समीपम नदी बहती। तो यदि अब इसको संक्षिप्त रूप देंगे तो नगरस्य समीपम की जगह क्या आ जाएगा, उपनगरम। उपनगरम नदी बहती। इसी प्रकार से भी बालकः फलानाम रसम पिबति। बच्चा फलों का रस पीता है। अब इसको जब हम संक्षिप्त रूप देंगे इनको, तो क्या बनेगा इसका, फल रसम। हम विभक्ति हटा देंगे तो बालकः फल रसम पिबति। रामः च लक्ष्मणः च विद्यालये पठतः। अब इसमें इसका संक्षिप्त रूप कैसे देना है, राम लक्ष्मणौ विद्यालये पठतः। सुमेधा कलायां निपुणः अस्ति। अब इसको कलायां निपुणः को संक्षिप्त रूप में क्या लिखा गया है, कला निपुणा। सुमेधा कला निपुणः अस्ति। दशानानि यस्य स रावणः। जिसके 10 सिर हैं वह कौन है, रावण। लंकाया राजा आसीत्, लंका का राजा था। तो इसको जिसके 10 सिर हैं, जिसके वह, इसका अब संक्षिप्त रूप क्या है, दशाननः। दशाननः लंकाया राजा आसीत्। उपरि लिखितेषु वाक्येषु नगरस्य समीपं फलानां रसं रामे च लक्ष्मणे च कलायां निपुणः दशानानि यस्य स एतानि पदानि पृथक् पृथक् लिखितानि सन्ति। एषः विग्रह कथ्यते। ये शब्द क्या है, अलग अलग लिखे हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, विग्रह, समास विग्रह। यदा एतानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवन्ति। यदि ये सब पद मिलकर एक शब्द होते हैं, तदा इदम समस्त पदम कथ्यते। तब यह समस्त पद कहलाते हैं। यथा उपनगरम फलरसम राम लक्ष्मणौ कला निपुणा दशाननः इत्यादि समस्त पदानि सन्ति। ये कौन से हैं, समस्त पद। अब आपको समझ में आ गया होगा समास विग्रह क्या होता है और समस्त पद कौन से शब्द होते हैं। आपको इससे, इस अभ्यास से ये बात स्पष्ट हो गई होगी। समासस्य भेदः। समास के भेद। मुख्य रूपेण समासस्य चत्वारः भेदा सन्ति। मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। समास है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि। अत्र वयं केवलं द्वंद्व तत्पुरुष है च इति द्वयो समासयोः विषये पठिष्यामः। हम केवल द्वंद्व तत्पुरुष 2 समास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे ये पहले जो सिलेबस में थे, पहले ये 2 समास थे। अब हमारे जो नया सिलेबस आया, नया पाठ्यक्रम आया है, पिछले वर्ष से ही हमारे सिलेबस से समास खत्म हो गए हैं। लेकिन आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये अभ्यास कार्य करना है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन आपके व्याकरण में अलग से जो टॉपिक समास का था वो अब समाप्त हो गया, वो अब कट गया है। समास का अब टॉपिक नहीं है। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको समास समझने जरूरी है। तत्पुरुष अत्र उत्तर पदम प्रधानम भवति। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। विग्रहे पूर्व पदे प्राय द्वितीयातः सप्तमी पर्यंतम विभक्ति प्रयोगः भवति। विग्रह में पूर्व पद में प्राय द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग
होता है। तत्पुरुष है, जना नाम समूह है। अब लोगों का समूह षष्ठी विभक्ति है तो जन समूह है। शरणमागत है, शरण को आया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। शरणागत है। इस तरह से द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है और इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व है, द्वंद्व में अत्र उभय पदयोः, इसमें दोनों पद प्रधानता भक्ति, दोनों पद की प्रधान होती है। द्वंद्व समास है च इति अर्थे भक्ति, द्वंद्व समास में और का प्रयोग भी होता है, च का प्रयोग भी होता है। विग्रहे प्रत्येकम पदेन सह च अव्यय पद से प्रयोग है भक्ति। जब हम विग्रह करते हैं तो प्रत्येक अव्यय पद में प्रत्येक अव्यय पद का प्रयोग होता है। कौन से? प्रत्येक शब्द के साथ च अव्यय पद का प्रयोग होता है। जैसे ये समस्त पद है सीता रामौ, अब इसका हम विग्रह करेंगे सीता च रामे च, ये हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास। माता पितरौ, माता च पिता च, द्वंद्व समास। आप इसको एक बार इन सबको पढ़ लेना। अब इसका ये अभ्यास कार्य है जो हमने अभी तक अभ्यास समझे हैं। अब तत्पुरुष और द्वंद्व समास ये आप मंजूषा दे रखी है जो हमने समास पढ़े हैं। हम इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमने समास को समझा है। जो आपने ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए समास होता क्या है और तत्पुरुष समास क्या होता है और द्वंद्व समास क्या होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जब समस्त पद में से हम विभक्ति हटा देते हैं, लेकिन जब उसका विग्रह करते हैं तो विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। और द्वंद्व समास हमारा जो समस्त पद है वो द्विवचन में होता है या फिर बहुवचन में। ये इसकी पहचान है समस्त पद की, या तो समस्त पद हमारा द्विवचन में होगा या फिर बहुवचन में, वो द्वंद्व समास होता है। अब कैसे आपने ये एक्सरसाइज करनी है, मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे देती हूँ। राम लक्ष्मणो, अभी हमारा समस्त पद क्या है? द्विवचन में है और इसका विग्रह हमने कैसे किया था? रामे च लक्ष्मणे च। आप मन में हिंदी में भी कर सकते हो, राम और लक्ष्मण। आपने हिंदी में भी पहले समास किए हुए ना, तो आप मन में हिंदी में, क्योंकि आपके सिलेबस में विग्रह नहीं है, संयोजन नहीं है, सिर्फ आपने अलग करने हैं, तो आप मन में हिंदी में भी कर सकते हो। राम और लक्ष्मण आपको पता है ये दो है तो इसलिए द्विवचन में है, तो ये कौन सा है? द्वंद्व समास। पुष्प वाटिका, अब इसको आप मन में ही विग्रह कर दो। फूलों की वाटिका, फूलों का बगीचा, आपको पता है इसमें अब का प्रयोग हुआ है, विभक्ति का प्रयोग हो गया। जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है तो कौन सा समास होता है? वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो पुष्प वाटिका क्या आएगा? तत्पुरुष समास। कोकिल मयूरो, कोयल और मोर, अब आपको पता है ये द्विवचन में है, तो द्विवचन कौन सा होता है? द्वंद्व समास। जनक सभा, जनक सभा लोगों की सभा, जनक सभा। अब इसमें की का प्रयोग हुआ है, की का प्रयोग हुआ है तो आपका कारक, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हो गया, तो आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। विद्याहीन, विद्या से हीन, इसमें भी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा समास है ये? तत्पुरुष समास। धर्मार्थौ, द्विवचन, हमारा कौन सा ये? द्वंद्व समास। इस तरह से आपने ये अभ्यास कार्य करना है। बच्चों, आपने इस पाठ 5 का अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य अपनी सुरभि की बुक में कंप्लीट करना है। धन्यवाद बच्चों।